हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम प्रश्न ज्योतिष भाग 13 के विषय में चर्चा करेंगे और इसमें हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह किस स्थान में बैठ करके किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो प्रत्येक ग्रह को इसमें लिखा हुआ है, हमने हेडिंग में डाल दिया है कि प्रत्येक ग्रह अपने से मतलब कि जिस स्थान में बैठा है उस स्थान से, तो प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 7वें घर को संपूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन शनि, मंगल और बृहस्पति को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। तो यहाँ पे हम एक काल्पनिक चक्र का उदाहरण देते हैं। एक काल्पनिक हमने जन्म कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली बनाई, क्योंकि हमारी जो सीरीज है प्रश्न ज्योतिष की चल रही है। तो हमने यहाँ एक काल्पनिक प्रश्न ज्योतिष बनाई, प्रश्न कुंडली बनाया। माना कि अगर कोई प्रेक्षक हमारे पास आता है और वो आकर के हमसे किसी भी विषय पर प्रश्न करता है, तो हमने तात्कालिक रूप से उसके प्रश्न को सुन करके और उसी समय का एक जन्मांक बना लिया। तात्कालिक रूप से एक हमने जन्म चक्र, प्रश्न चक्र बनाया और प्रश्न चक्र के माध्यम से फिर हम उसको कैसे विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने एक काल्पनिक चक्र यहां बनाया। काल्पनिक चक्र बना करके मेष से लेकर के मीन तक की 12 राशियों को उसमें स्थापित किया। राशियां कितनी होती? 12 होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। और प्रश्न चक्र हो अथवा जन्म चक्र हो, भाव भी 12 ही होते हैं। तो 12 भाव कौन से होते हैं? ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, यानी कि 12 राशियां और 12 भाव। इन 12 राशियों को किसी भी क्रम से स्थापित करें, लेकिन जो प्रथम भाव होता है वो प्रथम भाव ही रहेगा। राशि संख्या वहां कोई भी लिख दी जाए, चाहे 1 लिखा जाए, चाहे 5 लिखा जाए, अथवा 10 लिख दें या 12 लिख दें, लेकिन भाव नहीं बदलेगा। राशि चक्र जरूर बदल जाता है। राशियों की संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन भाव जो है प्रथम ही रहेगा। तो इसे हम प्रथम भाव मानते हैं। तो प्रथम भाव में हमने यहाँ 1 नंबर की राशि लिख दिया, यानी कि मेष राशि लिख दिया है। फिर इसके आगे से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, यह 12 राशियां स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे हमने काल्पनिक तौर पर कुछ ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। तो अगर हमने प्रथम भाव पे सूर्य को और गुरु को स्थापित कर दिया, तो इसमें सूर्य की दृष्टि कहाँ होगी और गुरु की दृष्टि कहाँ होगी, इस विषय पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा विषय आज का ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझना है। तो अगर हमने प्रथम भाव पे सूर्य को स्थापित कर दिया, तो ये प्रथम भाव हुआ। तो सूर्य, अब प्रत्येक ग्रह इसमें लिखा हुआ है, शर्त क्या लिखी है कि प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन शनि, मंगल और गुरु को विशेष दृष्टि प्राप्त है। तो प्रत्येक ग्रह यानी बृहस्पति को, मंगल को और शनि को छोड़ करके अन्य ग्रहों के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर बृहस्पति को, मंगल को और शनि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हमने यहाँ सूर्य को स्थापित कर दिया प्रथम भाव पे, तो प्रथम भाव पे सूर्य को स्थापित किया, तो सूर्य अपने स्थान से यानी कि प्रथम भाव से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यानी सीधी, प्रत्येक ग्रह सीधी दृष्टि से जो है ना पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो सूर्य यहां बैठा है, इसका सीधा भाव कौन पड़ा? ये पड़ा 7वां घर। तो यहां से गिन लेते 7वां है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर है ये। यानी कि सूर्य प्रथम भाव में बैठ करके 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर सूर्य को दूसरे भाव में बैठा दिया जाए, तो सूर्य अपने से 7वां घर कौन पड़ा? 8वां भाव। तो दूसरे घर में बैठ करके सूर्य 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर सूर्य तीसरे घर में बैठेगा तो 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर सूर्य चौथे घर में बैठा है तो 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा है तो एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर 6वें घर में बैठा है तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर 7वें में बैठा है तो लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र,
बुध, शुक्र, ये जो है ना इतने ग्रह अपने स्थान से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अब आगे गुरु, मंगल और शनि की बात करते हैं। तो अगर हमने बृहस्पति को लगन में स्थापित कर दिया, लगन में लिख दिया, तो बृहस्पति अपने स्थान से 7वें घर को यानी कि इस सीधे वाले भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। प्रथम भाव में बैठा है तो 7वें घर को, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। लेकिन बृहस्पति को कुछ 2 दृष्टियां पूर्ण के अलावा और भी प्राप्त हैं। तो पूर्ण के अलावा और कौन सी दृष्टि है? 5वीं और 9वीं। तो देखो बृहस्पति जिस स्थान पर बैठा है वहां से 5 राशि आगे चले जाओ। तो यहाँ प्रथम भाव पे अगर गुरु को हमने लिख दिया तो प्रथम भाव से गिनो 1 2 3 4 5, यानी पंचम भाव को बृहस्पति जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब फिर उसकी जो सप्तम दृष्टि है तो लगन में बैठ करके 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। उसकी 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति को प्राप्त है। तो 7 से आगे गिन लेते हैं 8 और 9, यानी बृहस्पति जो है लगन में बैठ करके 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार से और गिन लो। अगर बृहस्पति को हमने पंचम भाव में बैठा दिया, एक उदाहरण और देते हैं बृहस्पति का। अगर बृहस्पति को हमने 5वें घर में बैठा दिया तो कहां कहां देखेगा? उसकी पूर्ण दृष्टि कहां जाएगी? 11वें घर पे। 5वें घर में बैठेगा तो सीधा कहां देखेगा? 11वें घर को 7वीं दृष्टि से। 5वें घर में बैठ करके 7वीं दृष्टि से 11वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। गिन लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, तो यहां से अगर गुरु बैठा है तो यानी पंचम भाव में बैठा है तो 11वें घर सीधी दृष्टि जाएगी। अब उसकी 2 दृष्टियां और हैं। कौन कौन सी? 5 और 9। तो 5वीं दृष्टि से कहां देखेगा? तो अगर बृहस्पति 5वें घर में बैठा है तो यहां से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और फिर उसकी 9वीं दृष्टि कहां जाएगी? तो 5 6 7 8 9, यानी कि उसके लगन पे आ जाएगी। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की कहां आएगी? लगन पे आ जाएगी। तो 5वें घर का बैठा हुआ बृहस्पति 9वें घर को, 11वें घर को और प्रथम भाव यानी लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। मंगल को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। तो कौन कौन सी? 4 7 और 8, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो मंगल अगर हमने दूसरे घर में बैठा दिया तो दूसरे घर में अगर मंगल को बैठा दिया तो पहली दृष्टि उसकी कहां जाएगी? 7वीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है 8वें घर पे जाएगी, क्योंकि दूसरे से ये पूरा एकदम सीध पड़ता है। तो इसको पूर्ण दृष्टि 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब फिर अगर मंगल को चौथी दृष्टि से देख लेते हैं कहां जाती है? तो मंगल अपने स्थान से, उसी स्थान से गिनना है जहां ग्रह बैठा हुआ है। तो यहां से चौथी दृष्टि कहां जाएगी? 1 2 3 4, यानी 5वें घर को मंगल भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और किसको देखेगा मंगल? यहां पे 8वें घर को 7वीं दृष्टि से और 9वें घर को 8वीं दृष्टि से देखेगा। 8वीं उस मंगल को पूर्ण दृष्टि प्राप्त है ना, तो 7 8 यानी 9वें घर को देखेगा। तो मंगल दूसरे घर में बैठ करके कहां देखेगा? 5वें घर को, 8वें घर को और 9वें घर को। अगर मंगल को हम यहां बैठा दें चौथे घर पे तो कहां कहां देखेगा? चौथे घर में उसकी जो पहली पूर्ण दृष्टि है कहां जाएगी? 10वें घर पे। दूसरी पूर्ण दृष्टि कहां जाएगी? 7वें भाव पे। और तीसरी पूर्ण दृष्टि कहां जाएगी? 11वें भाव पे, क्योंकि यहां से चतुर्थ भाव से चौथा कौन पड़ेगा? 7वां घर। और चतुर्थ भाव से सातवां घर कौन पड़ेगा? 10वां घर। और 8वां घर कौन पड़ेगा? 11वां घर। तो मंगल को 4 7 8 ही तो प्राप्त है। तो 1 2 3 4, तो यहां आई एक दृष्टि, फिर दूसरी दृष्टि 5 6 7 10वें घर पे और तीसरी दृष्टि 7 8 11वें घर पे। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि को भी विशेष दृष्टि प्राप्त है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले भी कि प्रत्येक ग्रह अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि जिस स्थान में बैठा है उस स्थान से अपने सीधे वाले स्थान को सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखता है। अपने स्थान से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है।
तो अगर शनि को हमने एकादश भाव में बैठा यानी 11वें घर में बैठा दिया तो उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी? ये सीधा भाव इसका ये पड़ता है। तो सीधी सीधी उसकी जो दृष्टि है ये, तो 11वें भाव में बैठ करके शनि की जो 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है वो 5वें घर को देखेगी। यानी शनि की अगर शनि 11वें घर में बैठा है तो पंचम भाव के ऊपर वो अपनी पूर्ण दृष्टि रखेगा। फिर उसको दूसरी क्या है? दूसरी दृष्टि कौन सी है? तीसरे नंबर की। तो शनि जहां बैठा वहां से गिन लो तीसरा भाव कौन सा पड़ता है? 1 2 3 यानी लगन भाव को भी तीसरी दृष्टि से शनि देखेगा। उसकी 10वीं दृष्टि कौन सी पड़ती है शनि की? तो शनि यहां बैठा हुआ है एकादश भाव में, तो 7वीं जब यहां आती है तो यहां गिन लेते हैं 7 8 9 10 यानी अष्टम भाव को, 8वें घर को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो इस प्रकार से ये तीन ग्रह जो है ना अलग अलग कॉलम बना के समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, वैसे अगर बना भी दें तो कोई बुराई नहीं है। ये हमारा कॉलम बन गया। अगर हमने शनि को यहां बैठा दिया एकादश भाव में तो शनि की एक दृष्टि कहां पे आएगी? सीधी आएगी कहां? ये 5वें घर पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यानी एक दृष्टि शनि की सीधी दृष्टि यहां पे आती है। यहां से तीसरे नंबर की दृष्टि शनि की यहां से कहां पे आएगी? 1 नंबर की राशि की यहां पे आएगी। और 10वें नंबर की दृष्टि कहां से आएगी? 7 8 9 10 तो यहां से भी गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि शनि यहां को भी ऐसे दिखेगा। इस प्रकार से ये शनि की दृष्टि हुई। मंगल की भी अगर बना लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। मंगल को हमने कहा बैठाला? यहाँ पे 1 नंबर की राशि लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हमने मंगल को प्रथम भाव में बैठा दिया तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी 4 नंबर की राशि पे। गिन लो 1 2 3 4। तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है कहाँ जाएगी? सीधी यहाँ पे आएगी 7म भाव पे। और उसकी जो 8वीं दृष्टि है मंगल की तो अष्टम भाव पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? इस भाव पे जाएगी। तो मंगल अपने स्थान से 3 भावों को देखता है जहां पे स्थित है, चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति की बात करें तो देखिए बृहस्पति को कैसे समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे मान लो, चलो अब राशि चेंज किए देते हैं, बार बार मिस्टेक ना होगा आप लोगों को समझने में। अगर हम यहाँ 5 नंबर की राशि लिखे देते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, हमने लगन पे यहाँ पे गुरु लिख दिया, बृहस्पति लिख दिया। ठीक है। अब बृहस्पति की कितनी दृष्टियां हैं? 5 7 9। तो पहले 5वीं दृष्टि देख लेते हैं। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ आएगी? इस भाव पे आएगी, 5वें घर पे। गिनो यहाँ से 5वां घर पड़ता कि नहीं पड़ता? तो 1 2 3 4 5। तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आएगी तो कहाँ पे आएगी? लगन से 5वें घर को। और 7वीं दृष्टि से बृहस्पति किसको देखेगा? 7वें घर को, अपने सीधे वाले भाव को। ये 7वां घर हो गया। और उसकी 9वीं दृष्टि कहाँ पे जाएगी? यहीं से गिनते हैं 7 8 9, यानी कि उसकी जो 9वीं दृष्टि है तो कहां पे जाएगी? ये 9वें भाव पे जाएगी। इस प्रकार से बृहस्पति की 5 7 9 जो दृष्टियां हैं इस प्रकार से देखेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगले भाग में हम ताजिक दृष्टियां समझेंगे।
ये तो वैदिक दृष्टियां हैं और ताजिक शास्त्र के मत से दृष्टियों का प्रभाव अलग हो जाता है और अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां भिन्न हो जाती हैं। तो हमारी जो प्रश्न सीरीज चल रही है उसमें ताजिक मत का भी हम प्रयोग करेंगे। तो ताजिक मत से भी समझाएंगे और वैदिक मत से भी समझाएंगे। इसलिए इन दृष्टियों को आप अपने दिमाग में स्थिर रख लें और चाहे तो आप नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि ताजिक दृष्टियां इससे भिन्न होती हैं तो फिर आप दोनों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। अगर ये आपको पहले से तैयार रहेंगी तो ताजिक दृष्टियां समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हमारी बहुत मदद भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आगे वीडियो में।